Welcome back, friends. I hope you are safe and healthy, and I have a strong belief that you are enjoying the videos of Fragmenting Wisdom. हर बार की तरह इस बार भी हम एक नए टॉपिक पे बात करने वाले। इस टॉपिक का नाम है 7QC टूल्स। आमतौर पे इस टॉपिक के दो वर्जन्स हैं। पहला वर्जन है बेसिक 7QC टूल्स, तो दूसरा वर्जन है एडवांस 7QC टूल्स। एडवांस 7QC टूल्स को ही न्यू 7QC टूल्स भी कहा जाता है। इस एपिसोड में, इस वीडियो में हम बेसिक 7QC टूल्स के बारे में बात करेंगे और आने वाले एपिसोड्स में मैं कभी आपको एडवांस 7QC टूल्स या न्यू 7QC टूल्स के बारे में भी बताऊंगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस टॉपिक को पूरा समझने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ऐसे ही नए टॉपिक्स को सीखना है, उन्हें समझना है, हमसे जुड़ना है, तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है। आपको हमारे YouTube चैनल फ्रैगमेंटिंग विजडम इसको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन को प्रेस करना है ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक बटन प्रेस कीजिए और आपके वैल्यूएबल कमेंट्स, आपके सुझाव हमें जरूर दें। तो चलिए दोस्तों, सीखते हैं वेरी इजी लैंग्वेज में बेसिक 7QC टूल्स। बेसिक 7QC टूल्स ये सिंपल स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए करते हैं। ये टूल्स या तो जापान में विकसित हुए या जापान को क्वालिटी गुरुज जैसे डेमिंग, जुरान इन्होंने सिखाए। कोरो इशिकावा जिन्होंने हमें फिशबोन डायग्राम दिया, वो ये कहते थे कि इन 7QC टूल्स के इस्तेमाल से हम 95% तक प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। जापान ने इन टूल्स का इस्तेमाल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उभरने के लिए भी किया। तो ये 7QC टूल्स कुछ इस तरीके से है। इनमें पहला टूल है रन चार्ट, फिर आता है पेरेटो चार्ट, उसके बाद हिस्टोग्राम, देन फ्लो चार्ट, देन कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, फिर आता है स्कैटर डायग्राम और उसके बाद आता है कंट्रोल चार्ट। ये टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इन टूल्स का इस्तेमाल प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के साथ साथ आईटी इंडस्ट्री और अदर सेक्टर्स, अदर इंडस्ट्रीज भी करती। तो चलिए हम सीखते हैं 7QC टूल्स। तो इन बेसिक 7QC टूल्स में सबसे पहला टूल है रन चार्ट। रन चार्ट को हम लाइन ग्राफ भी कहते हैं। इस रन चार्ट में डेटा को टाइम के अगेंस्ट प्लॉट किया जाता है। डेटा को टाइम के अगेंस्ट कलेक्ट करके प्लॉट करने से हमें अलग अलग ट्रेंड्स और पैटर्न्स मिलते हैं। रन चार्ट का इस्तेमाल हम रूटीन लाइफ में भी करते हैं और इन ट्रेंड्स और पैटर्न्स को एनालाइज करते हैं। उदाहरण के तौर पर सेंसेक्स ट्रेंड भी एक रन चार्ट है, तो ECG भी रन चार्ट ही है। हर घंटे कितने डिफेक्ट्स जनरेट होते हैं, इस डेटा को प्लॉट करने को भी हम रन चार्ट ही बोलते हैं। हर मशीन हर दिन यानी सोमवार से शनिवार तक कितना स्टार्टअप टाइम लेती है या हर दिन सेटअप के लिए कितना टाइम लगता है, इस डेटा को भी हम आसानी से रन चार्ट में प्लॉट करके ट्रेंड्स और पैटर्न का एनालिसिस कर सकते हैं। ये चार्ट हमें बताते हैं कि हमारी प्रोसेस किस तरीके से रन हो रही है और हमारे ट्रेंड्स और पैटर्न्स में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। सेवन QC टूल्स में अगला इंपॉर्टेंट टूल है पेरेटो चार्ट, जिसका इस्तेमाल प्रॉब्लम सॉल्विंग के अलग अलग स्टेप्स में किया जाता है। इस टूल का इन्वेंशन सबसे पहले इटालियन इकोनॉमिस्ट सर विल्फ्रेडो पेरेटो इन्होंने 1896 में किया। उन्होंने इस टूल का इस्तेमाल इसलिए किया ताकि वो ये प्रूव कर सके कि कैसे दुनिया की संपत्ति, दुनिया की वेल्थ दुनिया में अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। बाद में उन्होंने इस टूल को 80-20 प्रिंसिपल के साथ भी जोड़ दिया। इसके बाद डॉक्टर जोसेफ जुरान इन्होंने इस टूल का इस्तेमाल प्रॉब्लम सॉल्विंग में करना शुरू किया और वाइटल फ्यू और ट्राइबल मेनी इस कॉन्सेप्ट के साथ इसको जोड़ दिया। यह टूल एक प्रायोरिटाइजेशन टूल के तौर पे भी जाने लगा और प्रॉब्लम सॉल्विंग के शुरुआती फेज में भी इसका इस्तेमाल किया जाने लगा।
तो आइए आप समझते हैं कि पैरेटो चार्ट कॉलम चार्ट से कैसे अलग है। इस एग्जाम्पल में देखिए कि हमने डिफेक्ट्स को उनके ऑकरेंस के अनुसार प्लॉट किया है। इस कॉलम चार्ट से हमें यह पता चलता है कि डेंट, स्क्रैच मार्क का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है, पर यह हमें यह नहीं बताता कि किन किन डिफेक्ट्स पे फोकस करने से हमारा 80% रिजेक्शन कम हो जाएगा। तो इसी डेटा से हमने पैरेटो चार्ट प्लॉट करने की कोशिश की। तो चलिए आप समझते हैं कि पैरेटो चार्ट प्लॉट करने से हमारा डिसीजन मेकिंग कितना फास्ट और कितना अच्छा होता है। इस ग्राफ में आपको एक और एक्सिस दिखाई दे रहा होगा जिसे हम क्यूम्युलेटिव डेटा के लिए बनाते हैं। इस क्यूम्युलेटिव डेटा एक्सिस से हमारा डिसीजन मेकिंग आसान हो जाता है। क्यूम्युलेटिव 80% की लाइन जहां पर ग्रिड लाइन को क्रॉस करती है वहां पर हमें टारगेट करना चाहिए। जैसे कि इस डायग्राम में डेंट, सिल्वर मार्क और बर्न मार्क्स ये हमारे टॉप प्रायोरिटी डिफेक्ट्स हैं जिन्हें हमें इमीडिएटली रिजॉल्व करना चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है कि ये पूरे 7QC टूल्स में पैरेटो चार्ट एक सबसे इंपॉर्टेंट टूल है और इसका इस्तेमाल आपको जरूर करके देखना चाहिए। आप कृपया इसको यूज करके देखिए और आपका फीडबैक और सुझाव हमें जरूर दीजिए। तो अगला टूल है हिस्टोग्राम और यह भी एक बेहद इंटरेस्टिंग टूल है। हिस्टोग्राम का इस्तेमाल प्रोसेस में लिए गए डेटा को बार ग्राफ्स में प्लॉट करने के लिए होता है, बट इसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल होता है। हिस्टोग्राम के इस्तेमाल से हमें प्रोसेस को समराइज करने में हेल्प मिलती है। हिस्टोग्राम हमें बताता है कि हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर पाएंगे या नहीं फुलफिल कर पाएंगे। हिस्टोग्राम से हमें प्रोसेस नॉर्मल है या नॉन नॉर्मल है यह भी पता चलता है। तो अभी आपके स्क्रीन पे जो आपको हिस्टोग्राम्स दिख रहे हैं ये कुछ डेटा को कलेक्ट करके प्लॉट किए गए हिस्टोग्राम के 4 एग्जांपल्स हैं। इसमें नॉर्मल, स्क्यूड, बाइमोडल और मल्टी मोडल हिस्टोग्राम्स आपको दिखाए गए हैं। इनमें सबसे अच्छा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हिस्टोग्राम है, वहीं स्क्यूड हिस्टोग्राम या बाइमोडल हिस्टोग्राम या मल्टी मोडल हिस्टोग्राम प्रोसेस की नॉन नॉर्मेलिटी को दिखाते हैं। तो अब हम समझते हैं कि हिस्टोग्राम का इस्तेमाल हमें कब करना चाहिए। जब डेटा न्यूमेरिकल हो, जब हमें डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन शेप को देखना हो, विशेष रूप से यह देखते समय कि क्या किसी प्रोसेस का आउटपुट सामान्य रूप से प्राप्त होगा या नहीं। यह पता लगाने के लिए कि यह प्रोसेसिंग कस्टमर की डिमांड को पूरा कर सकती है या नहीं। किसी एक ही प्रोसेस में 2 अलग अलग टाइम पर कोई बदलाव तो नहीं आया है, और यह बताने में कि 2 या 2 से अधिक प्रक्रियाओं के आउटपुट अलग अलग है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला टूल समझने की कोशिश करते हैं। फ्लो चार्ट के 3 टाइप्स हैं। एक है प्रोसेस फ्लो चार्ट, दूसरा है डेटा फ्लो चार्ट और तीसरा है बिजनेस प्रोसेस मॉडलिंग डायग्राम। तो इन तीनों प्रोसेस फ्लो चार्ट का इस्तेमाल हमें अलग अलग कारणों की वजह से करना चाहिए, जैसे कि प्रोसेस इंप्रूवमेंट को स्टडी करने के लिए, ऑपरेटर्स, कस्टमर्स और ऑडिटर्स को प्रोसेस कैसे काम करती है यह बताने के लिए, एक ही प्रोसेस में काम करने वाले लोगों में कम्युनिकेशन करने के लिए, प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए या फिर प्रोजेक्ट प्लानिंग करने के लिए। प्रोसेस फ्लो चार्ट को आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उसको उतने अच्छे से बना पाओगे। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस प्रोसेस फ्लो चार्ट को बना के देखिए, और अगर आपको कोई दिक्कत आती है, आपको कोई हेल्प चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए कॉन्टैक्ट्स पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और अगला टूल समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए 7QC टूल्स में अगला टूल पढ़ते हैं जिसका नाम है कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम को फिशबोन डायग्राम या इशिकावा डायग्राम इन नामों से भी जाना जाता है। कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम के इस्तेमाल से हमें प्रॉब्लम के कॉजेस को समझने में आसानी होती है और कॉजेस से हम रूट कॉजेस तक आसानी से पहुंच सकते हैं।
कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम का इस्तेमाल सबसे पहले 1949 में कोरोव इशिकावा इन्होंने किया और इसीलिए कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम को इशिकावा डायग्राम भी कहते हैं। जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो, इसका स्ट्रक्चर मछली की हड्डी की तरह होता है, दिखता है, इसीलिए इसे हम फिशबोन डायग्राम भी कहते हैं। जैसे कि मैंने हमारे पिछले वीडियो में कहा था, जो प्रोसेस अप्रोच पे बना हुआ था, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसमें हमने कहा था कि एक प्रोसेस 6M से बनती है। कोरोव इशिकावा उनके टाइम पे 4Ms मेनली कंसिडर होते थे, जैसे कि मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड। उसमें बाद में 2M और जोड़ दिए गए, मेजरमेंट और मदर नेचर। तो इन 6Ms में ही कॉजेस छुपे होते हैं। तो फिशबोन डायग्राम के इस्तेमाल से हमें इन 6Ms के थ्रू कॉजेस तक पहुंचने में आसानी होती है और फिर हम रूट कॉजेस तक भी पहुंचते हैं। फिशबोन डायग्राम का इस्तेमाल रूट कॉजेस तक पहुंचने के लिए होता है, बट इसके बाकी और भी फायदे हैं। तो चलिए समझते हैं फिशबोन डायग्राम के इस्तेमाल के फायदे क्या है। जैसे कि मैंने कहा कि फिशबोन डायग्राम से हमें पोटेंशियल कॉजेस और एक्चुअल कॉजेस तक पहुंचने में हेल्प होती है और इसकी वजह से ही हम मेन कॉजेस फाइंड कर लेते हैं। यह टीम वर्क को भी बढ़ाता है। एक दूसरे डिपार्टमेंट के लोग साथ में मिलकर काम करते हैं और यह ब्रेनस्टॉर्मिंग के रिलेशनशिप को भी एस्टैब्लिश करता है। हमने इंडस्ट्री में यह भी देखा है कि लोग फिशबोन डायग्राम का इस्तेमाल डायरेक्टली करना शुरू करते हैं, बट मेरा यह सुझाव है कि फिशबोन डायग्राम और ब्रेनस्टॉर्मिंग, इन दोनों को साथ में यूज करना चाहिए। पहले टीम ने ब्रेनस्टॉर्मिंग के थ्रू कॉजेस को आइडेंटिफाई करना चाहिए और फिशबोन डायग्राम के थ्रू उसको प्रेजेंट करना चाहिए। इसीलिए फिशबोन डायग्राम का इस्तेमाल एक प्रेजेंटेशन टूल के रूप में भी होता है। सेवन क्यूसी टूल्स की सीरीज में अगला टूल नंबर 6 है स्कैटर डायग्राम, और यह एक ग्राफिकल टूल है और इसे भी डॉक्टर कोरोव इशिकावा ने इन्वेंट किया था। किसी भी प्रॉब्लम में मल्टीपल कॉजेस हो सकते हैं। ये कॉजेस या तो वेरिएबल होते हैं या तो एट्रीब्यूट होते हैं। बट अगर कॉजेस वेरिएबल है और अगर आपको यह पता करना है कि इन वेरिएबल कॉजेस में से कोई भी दो कॉजेस का आपस में कुछ रिलेशनशिप है या नहीं, इसको समझने के लिए आप स्कैटर डायग्राम का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि मैंने कहा था, स्कैटर डायग्राम में दो वेरिएबल होते हैं, एक को एक्स एक्सिस और दूसरे को वाई एक्सिस पर हम रखते हैं। इनमें से एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट होता है जिसे हम एक्स एक्सिस पर रखते हैं, तो दूसरा वेरिएबल डिपेंडेंट होता है जिसे हम वाई एक्सिस पर रखते हैं। स्कैटर डायग्राम हमें इन वेरिएबल्स के बीच में रिलेशंस को दिखाता है। ये रिलेशन या तो पॉजिटिव कोरिलेशन होता है या तो निगेटिव कोरिलेशन होता है या नो कोरिलेशन होता है। समटाइम्स मॉडरेट पॉजिटिव या मॉडरेट निगेटिव कोरिलेशन भी आपको देखने को मिलता है। स्कैटर डायग्राम को प्लॉट करने के लिए आपको कम से कम 30 डेटा पॉइंट्स लेने चाहिए। इतने डेटा पॉइंट्स लेने से ही आपको दोनों वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन समझने में आसानी होगी, वरना आप ये नहीं समझ पाएंगे कि दोनों वेरिएबल्स में रिलेशनशिप है या नहीं। और इसीलिए हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप मिनिमम 30 डेटा पॉइंट्स को कलेक्ट करें। तो अब मैं बेसिक 7QC टूल्स के आखिरी टूल यानी कंट्रोल चार्ट को इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं। कंट्रोल चार्ट का इस्तेमाल प्रोसेस में आने वाले चेंजेस को देखने के लिए होता है। कंट्रोल चार्ट्स ये एसपीसी यानी स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल का भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। कंट्रोल चार्ट्स के मुख्यतः दो प्रकार हैं, वेरिएबल कंट्रोल चार्ट्स और एट्रीब्यूट कंट्रोल चार्ट्स। वेरिएबल कंट्रोल चार्ट में एक्स बार आर चार्ट या एवरेज रेंज चार्ट, XMR या IMR चार्ट, एक्स बार स्टैंडर्ड डेविएशन चार्ट, ये चार्ट्स और इसके अलावा भी बहुत सारे चार्ट्स होते हैं। वहीं एट्रीब्यूट कंट्रोल चार्ट में P चार्ट, NP चार्ट, C चार्ट और U चार्ट, ये टाइप्स आते हैं। डेटा एट्रीब्यूट होने पे आप एट्रीब्यूट कंट्रोल चार्ट यूज कीजिए, वेरिएबल होने पे वेरिएबल कंट्रोल चार्ट्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। हमारे एसपीसी प्रोग्राम्स में या एसपीसी के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में हम इन कंट्रोल चार्ट्स का इस्तेमाल किस तरीके से करना चाहिए ये सिखाते हैं। कंट्रोल चार्ट में एवरेज यानी सेंटर लाइन, अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट होती है और इन्हीं के बीच में कंट्रोल चार्ट को प्लॉट किया जाता है।
कंट्रोल चार्ट के इस्तेमाल से हमें प्रोसेस के अंदर स्पेशल कॉज है या नहीं यह पता चलता है, और स्पेशल कॉज होने पे प्रोसेस का एनालिसिस करके स्पेशल कॉज को ढूंढा जाता है और उसे एलिमिनेट किया जाता है। कंट्रोल चार्ट्स में निष्कर्ष निकालने के लिए ट्रेंड स्टडी किया जाता है। इसमें डेटा कलेक्ट करके उसके ट्रेंड्स प्लॉट करके यह पता लगाया जाता है कि प्रोसेस वेरिएशन कंसिस्टेंट है या नहीं। इसी एनालिसिस से हमें यह पता चलता है कि प्रोसेस में कहीं स्पेशल कॉज वेरिएशन तो नहीं है। प्रोसेस वेरिएशन कंसिस्टेंट ना होना मतलब उसके अंदर अप्स एंड डाउन्स ज्यादा बड़े पैमाने पे दिखना या उसके अंदर कुछ एबनॉर्मेलिटी दिखना, इसका मतलब है प्रोसेस के अंदर स्पेशल कॉज है और हमें इस प्रोसेस का एनालिसिस करना चाहिए और इस स्पेशल कॉज को या इन स्पेशल कॉजेस को ढूंढना चाहिए और उसे एलिमिनेट करना चाहिए। इसको एलिमिनेट करने के लिए आप प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे मॉड्यूल्स का इस्तेमाल भी कर सकते हो। मुझे आशा है कि आपको इस वीडियो से बेसिक 7QC टूल्स को समझने में मदद हुई होगी। आगे कुछ वीडियोस में मैं इन टूल्स को कैसे प्लॉट किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, यह भी सिखाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको इस बारे में कोई सुझाव देने हैं, आपको इस वीडियो के बारे में कोई वैल्यूएबल कमेंट्स देने हैं, तो प्लीज आपके कमेंट्स दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे प्लीज लाइक कीजिए। हमारे जिन व्यूअर्स ने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। इससे आपको आने वाले वीडियो के अपडेट्स आते रहेंगे। इस वीडियो के अंत में मैं एक और अनाउंसमेंट करना चाहूंगा कि 25 मार्च 2021 को दोपहर 2:30 बजे मैं रिवर्स एफएमईए पे एक लाइव वेबिनार YouTube चैनल पे लेने वाला हूं। अगर आपको भी ये वेबिनार अटेंड करना है, आपको भी रिवर्स एफएमईए इस कॉन्सेप्ट को समझना है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। मार्च 25, 2021 को दोपहर को 2:30 बजे हम रिवर्स एफएमईए पे लाइव बात करने वाले हैं। मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करूंगा। इस कॉन्सेप्ट में आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जिसे हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक आपसे रिक्वेस्ट है कि बी सेफ एंड बी हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रैगमेंटिंग विजडम।